मैंने पीछे आपको एंजाइम के बारे में बताया था। आज एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं। जो कारक प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर को परिवर्तित करते हैं वे विशेष रूप से एंजाइम की सक्रियता को भी प्रभावित करते हैं। उनमें जैसे टेम्परेचर है, पीएच है। इसके अलावा जो अभिकारक है क्रियाधार सबस्ट्रेट, जिसकी सांद्रता में परिवर्तन उसकी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो ये कौन कौन से कारक हैं? तो मैंने अभी बताया कि पीएच, क्रियाधार की सांद्रता में परिवर्तन आदि एंजाइम की जो प्रक्रिया है उसको हम कंट्रोल करते हैं इसके द्वारा। पहला लेते हैं टेम्परेचर। सभी एंजाइम ताप के प्रति संवेदी होते हैं। अनकंट्रोल्ड टेम्परेचर यानी कि बहुत ज़्यादा ताप या बहुत कम ताप पर ये इनएक्टिव हो जाते हैं, अक्रिय हो जाते हैं। होता क्या है कि जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है या बहुत कम टेम्परेचर होता है तो इनकी जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो डीनेचर्ड हो जाती है, वो विकृत हो जाती है और एक्टिव स्पॉट्स लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। एंजाइम एक डेफिनेट टेम्परेचर पर ही सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यानी प्रत्येक एंजाइम के लिए एक डेफिनेट टेम्परेचर उसकी सबसे ज़्यादा सक्रियता के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसी ताप को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर या अनुकूलतम ताप कहते हैं। 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के नीचे जो हिमकारी ताप कहलाता है और 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से ऊपर का जो ताप है उस पर एंजाइम और प्रोटीन विघटित हो जाते हैं। अतः इन्हें सुरक्षित निष्क्रिय अवस्था में रखा जा सकता है। कुछ प्रोकैरियोट और अंटार्कटिका क्षेत्र में मिलने वाली जो मछलियां हैं वो इस नियम का अपवाद हैं। ये गर्म स्रोतों के स्थान यानी 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर या बहुत ज़्यादा ठंडे ताप वाले क्षेत्रों में जैसे फ्रीजिंग पॉइंट पर भी वो अपना जीवन यापन करने के लिए अनुकूलित रहती हैं। लेकिन वास्तव में बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर एंजाइम की सक्रियता लगभग समाप्त हो जाती है। अब बात आती है दूसरी, वो है पीएच परिवर्तन, पीएच का प्रभाव। ये तो आपने पढ़ा ही है केमिस्ट्री में कि किसी माध्यम में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम पीएच वैल्यू या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन टू बी एज पीएच वैल्यू, ये पढ़ रखा है आपने। तो जो पीएच वैल्यू है उस पर एंजाइम की क्रियाशीलता डिपेंड करती है। पीएच वैल्यू केवल हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बताने से मतलब यह है कि वो अम्लीयता या क्षारीयता की पहचान कराता है। तो उस माध्यम कैसा है इस पर डिपेंड करेगा एंजाइम की क्रियाशीलता। जिस एंजाइम की जो क्रियाशीलता है वो जिस पीएच वैल्यू पर सबसे ज़्यादा होती है उसको हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। ये पीएच 7 ± 1.5 के आसपास होती है, यानी 5.5 से लेकर के 8.5 के बीच ये पीएच वैल्यू पर सबसे ज़्यादा एंजाइम क्रियाशील होता है। यानी अम्लीय और क्षारीय माध्यमों में इसकी क्रियाशीलता घट जाती है और एंजाइम के विकृत होने की संभावना होती है। इसकी रोकथाम के लिए हम एंजाइम को बफर का प्रयोग करके एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रखते हैं। अब बात आती है क्रियाधार की
सांद्रता, क्रियाधार की सांद्रता यानी जो सबस्ट्रेट है जिस पर एंजाइम कार्य करेगा, क्रियाधार की सांद्रता में वृद्धि एंजाइम में सक्रिय स्थल की उपलब्धता होने तक की जा सकती है। एंजाइम की जो सैचुरेटेड स्टेज है, उस सैचुरेटेड स्टेट आने पर क्रियाधार की सांद्रता में वृद्धि करने से अभिक्रिया अनइफेक्टेड रहेगी। ऐसी स्थिति में केवल एंजाइम की मात्रा बढ़ा दें तो उसमें सुधार हो सकता है। क्रिया की दर अधिकतम स्तर पर आने पर एंजाइम के सभी एक्टिव प्लेसेस, जो सक्रिय स्थल थे, वे क्रियाधार द्वारा घिर जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्रियाधार की मात्रा में वृद्धि करने से एंजाइम क्रियाधार कॉम्प्लेक्स जो बन रहा था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, उसके निर्माण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये क्रियाधार की सांद्रता थी। इसे पढ़ लें। अब एंजाइम का इसमें वर्गीकरण और नामकरण दे रखा है। एंजाइम द्वारा विभिन्न अभिक्रिया के उत्प्रेरण के आधार पर एंजाइमों को बहुत सारे समूहों में बांटा गया है, विशेष रूप से 6 वर्गों में, और प्रत्येक वर्ग को 4 से लेकर के 13 तक उपवर्गों में भी विभाजित किया गया है। इनका जो नामकरण है वो एक 4 अंक की संख्या पर आधारित करके करते हैं हम। इसमें एक है ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। जो एंजाइम 2 क्रियाधारकों के बीच ऑक्सीडेशन रिडक्शन को उत्प्रेरित करते हैं, उन्हें हम ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहते हैं। मानी एक क्रियाधार को वो ऑक्सीडाइज करे और दूसरे क्रियाधार को वो रिड्यूस करे। दूसरे हैं ट्रांसफरेजेस। कभी कभी जो 2 सबस्ट्रेट हैं उनके बीच में एंजाइम एक समूह के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ दिखाया है, ये एक सबस्ट्रेट S से शो किया है, दूसरा सबस्ट्रेट S1 करके शो किया है, और इसमें कोई G था, उसने इसको G को S से G जुड़ा हुआ था, उस G को ट्रांसफ़र कर दिया S1 में, यानी ये S1G बन गया यहाँ और वहाँ केवल S अलग हो गया। तो ये ट्रांसफेरेजेस एंजाइम ऐसा करते हैं कि एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में वो ट्रांसफ़र कर दें। तीसरे हैं हाइड्रोलेसिस। जो एंजाइम एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, कार्बन कार्बन, कार्बन हैलाइड, फास्फोरस, नाइट्रोजन बंधों का जलापघटन करते हैं, उनको हमने कहा है हाइड्रोलेसिस एंजाइम, जलापघटन करने वाले एंजाइम। लाइएजिस जैसा इसका नाम है, विशेष रूप से ये एंजाइम जलापघटन के अलावा जो सबस्ट्रेट्स है, सबस्ट्रेट से समूहों के अलग होने को उत्प्रेरित करते हैं, इसलिए इनको कहा लाइएजिस। लाइएजिस का मतलब है तोड़ना, अलग करना। आइसोमेरेजिस, जो आइसोमर बनाए, वे सभी एंजाइम जो प्रकाशीय, ज्यामितीय, स्थितीय, समावयवी का अंतर रूपांतरण करें, वो आइसोमेरेजिस। लाइगेजिस, जो जुड़ने को उत्प्रेरित करें। लाइएजिस का ठीक उल्टा है लाइगेजिस। लाइएजिस और लाइगेजिस ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। लाइगेज का मतलब है जोड़ने वाला और लाइएज का मतलब है तोड़ने वाला। एक तोड़ना और एक जोड़ना, जो एंजाइम जोड़े वो लाइगेज। कोफैक्टर, अगली चीज़ आती है सहकारक। एंजाइम एक या अनेक बहुपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, ये पहली शुरू में बताया था, लेकिन फिर भी इनमें कुछ
प्रोटीन से अलग कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को हम, प्रोटीन के अलावा दूसरी चीज़ें जो होती हैं उनको हमने सहकारक कहा है। ये एंजाइम से बंध करके एक उत्प्रेरक सक्रिय बनाते हैं। एंजाइम के केवल प्रोटीनेसियस भाग को हम एपो एंजाइम कहते हैं। और ये जो कोफैक्टर है ये 3 तरीके का है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक कोएंजाइम और दूसरा मेटेलिक आयन। प्रोस्थेटिक ग्रुप कार्बनिक यौगिक होता है। यह अन्य कोफैक्टर से इस रूप में भिन्न होता है कि वे एपो एंजाइम से दृढ़ता से बंधे हों। जो प्रोटीनेसियस पार्ट था एपो एंजाइम, उससे ये प्रोस्थेटिक ग्रुप दृढ़ता से बंधे होते हैं। इसके अलावा जैसे उसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप के अलावा जो चीज़ थी, दूसरा जो कोफैक्टर था वो था कोएंजाइम। कोएंजाइम भी कार्बनिक यौगिक हैं। इनका संबंध एपो एंजाइम से टेम्परेरी होता है। वो बहुत परमानेंटली जुड़े होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, लेकिन ये टेम्परेरी जुड़े होते हैं। केवल ये उत्प्रेरण के दौरान ही बनता है। कोएंजाइम विभिन्न एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं में कोफैक्टर के रूप में कार्य करता है। तो ये बहुत सारे विटामिन वगैरह ये सब कोएंजाइम हैं। इसके अलावा कुछ एंजाइमों में मेटेलिक आयन भी कोफैक्टर का कार्य करते हैं। उनकी क्रियाशीलता हेतु धातु आयन की आवश्यकता होती है, जो सक्रिय स्थल पर पार्श्व श्रृंखला में समन्वय बंध बनाते हैं और उसी समय एक या एक से अधिक समन्वय बंध द्वारा क्रियाधारकों से जुड़ जाते हैं और ये कोफैक्टर का कार्य करते हैं, बहुत सारे धातु आयन भी। तो ये चीज़ें पढ़ लें आप। धन्यवाद। ये चैप्टर ख़त्म हुआ।